नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उपासना आईएएस में। आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का कितना महत्व है, आप उसको इस स्टेटमेंट की सहायता से समझ सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। ये कथन नेल्सन मंडेला का है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम लोगों को जानना है ये समाचारों में क्यों थी। तो वर्तमान सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी गई है, जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति के मसौदे पर आधारित है। ये आपको समिति याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी, ये भी आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य प्रावधान हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला है, इसके लिए 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यह उसी के ड्राफ्ट पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। दूसरा इसमें जो मुख्य बिंदु है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968, वर्ष 1986 इसमें ये दूसरी थी, और ये जो अभी आई है ये तीसरी शिक्षा नीति है। 68 में पहली, 86 में दूसरी, और ये 2020 में थर्ड, ये भी आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समानता, गुणवत्ता, शिक्षा की पहुंच, वहनीय शिक्षा अर्थात अफोर्डेबल और उत्तरदायित्व जैसे स्तंभों पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। चौथा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पांचवा, इसमें वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 सिस्टम के आधार पर विभाजित करने का प्रावधान किया गया है। अब छठा जो इसमें मुख्य बिंदु है, इसमें दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने, भाषाई बाध्यता को दूर करने, तकनीकी शिक्षा आदि के प्रयोग के लिए टेक्नोलॉजी या तकनीक तकनीक के प्रयोग पर फोकस किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ अन्य जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। सातवां इसमें जो मुख्य बिंदु है, इसमें मानव संसाधन, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का प्रावधान किया गया है। आठवां जो मुख्य बिंदु है, इसमें भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देने पर बल दिया गया है। नवां, इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर बल दिया गया है। दसवां जो अंतिम बिंदु है, इसमें नीतियों के निर्माण, मूल्यांकन, प्रशासनिक कार्यों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर विचारों के आदान प्रदान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी मंच नामक ऑटोनोमी बॉडी या निकाय की स्थापना की जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम में चेंज होगा उसके विषय में जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला, ये पहला है, एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा तथा इसके साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। ये भी एआई टर्नरशिप आप बोलते होंगे। छात्रों के मूल्यांकन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको याद रखना है। चौथा इसमें जो मुख्य बिंदु है, परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र भी उस स्थापना की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने पर बल दिया जाएगा जिससे छात्रों को
तार्किक सोच, कौशल विकास आदि के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अब हम लोग इससे संबंधित जो उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान है उन पर नजर डालते हैं। इसका पहला जो मुख्य बिंदु है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी है को समाप्त कर दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, ये इसका मुख्य बिंदु है, आपको याद रखना है। तीसरा, बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो आईआईटी और आईआईएम के बराबर होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना। चौथा, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग, ये लिखा है यहाँ पे HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। पांचवा, विभिन्न संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अंतिम बिंदु है, इन संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, ये 6 बिंदु है, आपको याद रखना है। अब हम लोग जो प्राथमिक शिक्षा है उससे संबंधित जो कुछ प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला है, 3 से 8 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला, 3 से 6 वर्ष के उम्र के बालकों को आंगनबाड़ी प्री स्कूल के द्वारा मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्ता परक देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, 6 से 8 वर्ष के बालकों को प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शिक्षा को खेल और शारीरिक गतिविधि आधारित बनाने पर बल दिया जाएगा। तो इस शिक्षा से संबंधित इतने ही जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो यही थे। हमने आपको तथ्यों में ना उलझाते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट परीक्षा लिहाज से महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर बात की है। अब हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि शिक्षा के रूप में जो क्या इम्पोर्टेंस है उसको जानेंगे। शिक्षा व्यक्ति के विकास और बुनियादी ज्ञान प्राप्ति का मेरुदंड है, इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे उद्योग धंधे, शोध और तकनीकी संस्थानों का चिकित्सा एवं कृषि विज्ञान में उच्च कोटि के कौशल युक्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सकें। तो साथियों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।